वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। कॉजेज़ क्या है, हार्ट अटैक क्यों आता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका टाइमिंग क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है हार्ट अटैक, जिसे कि हम एमआई कहते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरी जो होता है ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ही किसी भी टाइप का प्लेग जम गया है, प्लेग दैट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हो, ज़्यादा मसालेदार वगैरह खा रहे हो, तो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो, और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जिसके कारण ब्लड बहुत ज़्यादा, अगर प्लेग जमा हो जाएगा तो ब्लड को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाएगा और क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर क्लॉट हो रहा है ब्लड का तो क्या होगा कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड का कमी होगा, जिसके कारण कि हमारे हार्ट को भी कम ब्लड मिलेगा। अगर कोरोनरी आर्टरी को कम मिल रहा है तो हार्ट को भी कम ब्लड मिलेगा। तो डाइंग हार्ट मसल्स, आपको दिख रहा होगा कि हार्ट का कलर जो वो थोड़ा डिसकलर हो गया, और डाई हार्ट मसल्स, हार्ट का मसल्स डेथ करने लग गया है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ O2। और O2 की वजह से हमारे हार्ट का मसल्स डेथ करने लग गया है। अब हम देखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे कि हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो मायो वर्ड इज रिलेटेड टू मसल्स and a cardial word is related to heart infarction, death cell and tissues due to lack of O2। यानी कि दैट मीन्स कि जब हमारे हार्ट के मसल्स को, ठीक है, जितना ब्लड चाहिए, जितना डिमांड है, उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में एमआई होता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा एमआई होने का चांसेस कब रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है 2 to 4 AM में। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डीप स्लीप में रहते हैं तो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, तो वो उतना काम नहीं कर रहा होता है। तो उस टाइम हार्ट हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हार्ट भी सुलभ ब्लड सप्लाई होता है, जिसके कारण कि फर्दर ऑर्गेन में भी सुलभ ब्लड सप्लाई होता है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि O2 सप्लाई कम होता है, एंड देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक डेवलप होता है। अब आप लोग सुने होंगे कि बोला जाता है कि उसको एक बार आया, दो बार आया, तीसरा बार में वो उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट बार में क्या होता है कि अगर जब फर्स्ट बार हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो उस टाइम 30% हार्ट का जो होता है वो फंक्शन लॉस हो जाता है। एंड देन फिर सेकेंड बार आया तो सेकेंड बार भी 30% होगा। तो 30-30 मतलब कि 60%, 60% तो हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब बचा थर्ड बार में 30%, तो थर्ड बार भी आया तो वो 30% भी ख़त्म हो गया, यानी कि 90% हमारा हार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो अब बचा 10%, तो 10% में क्या ही वर्क करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि 3 बार हार्ट अटैक आता है, उसके बाद फिर नहीं बचता है, डेथ हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन तो हम बता ही दिए हैं कि कोरोनरी आर्टरी मेन जो होता है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलता है, जिसके कारण कि हार्ट को ब्लड कम मिल पाता है और फर्दर वो ऑर्गेन को नहीं दे पाता है, और O2 कम होने की वजह से हमारे हार्ट का मसल्स जो है वो डेथ होने लग जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चेंजेस अकर आफ्टर एमआई। दैट मीन्स कि एमआई हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा उस एरिया में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अंटिल 6 आवर। 6 आवर में क्या होगा? तो इन्फेक्टेड पार्ट बिकम ब्लू एंड इन्फ्लामेशन। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ उस जगह का जो होता है वो ब्लू हो जाएगा, एंड वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा। ब्लू क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ O2। एंड 24 to 40 आवर्स में इन्फेक्टेड पार्ट ग्रे येलो स्टिक फैट डिपॉजिट और WBC इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो डिस्कलरेशन होने लग जाएगा, लाइक ग्रे कलर, येलो वगैरह होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फैट डिपॉजिट है।
एंड देन आफ्टर 8 to 10 डेज, यानी कि 8 से 10 दिन के बाद क्या होगा कि ग्रेन्यूलस एंड मैक्रोफेजेस, ग्रेन्यूलस और मैक्रोफेजेस वहाँ पे आ जाएंगे। एंड ओवर 2 to 3 मंथ में नेक्रोटिक एरिया बिकम स्कार, नेक्रोटिक एरिया में स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि हार्ट अटैक आता क्यों है, क्या इसका कारण है। तो फर्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि फैट एंड लिपिड डिपोजिशन इन ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। सपोज ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होता है कि फैट वगैरह डिपॉजिट हो रहा है, तो फैट डिपॉजिट हो रहा है तो उसमें कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। जो हमारा ब्लड वेसल्स उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ, तो पहले इतना स्पेस था, अब इतना कम स्पेस हो गया, तो क्या ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा और बहुत कम ब्लड जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है तो एकदम कम, धीरे धीरे ब्लड जाएगा, हार्ट को कम मिलेगा। कम मिलते मिलते और डायरेक्टली क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण कि हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा और हार्ट का मसल्स डेथ होने लग जाएगा। तो फर्स्ट ये कॉजेज़ हो गया। एंड कोरोनरी आर्टरी इम्बोलिज्म, कोरोनरी आर्टरी में इम्बोलिज्म दैट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है कि कोरोनरी आर्टरी ही तो ब्लड को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो अगर उसी में किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो हार्ट को ब्लड नहीं दे पाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनीमिया। एनीमिया से कैसे होता है कि एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, जिसके कारण कि O2 कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज O2 कैरियर, यानी कि O2 को मेन कैरी करने का वर्क जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण कि O2 कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा और फैटिग वगैरह देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट कॉज इज हाइपोक्सिया एंड सीवियर स्ट्रेस। हाइपोक्सिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी से सेल टिश्यूज वहाँ का डेथ करने लग जाता है। सीवियर स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस जो होता है ये हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। स्ट्रेस लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हमारे बॉडी के ऑर्गेन को बस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कि हम ज़्यादा हमें ज़्यादा डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में मतलब क्या होता है कि इससे हो भी सकता है, इट मे बी एंड माइट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल मतलब क्या होता है, जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफिएबल जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मॉडिफिएबल में है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो चाह ले, ठीक है, तो स्मोकिंग स्टॉप कर सकता है, देन फर्दर उसको एमआई नहीं होगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी है कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो, पूरा ठीक तो हम नहीं बोल सकते बट कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी, स्ट्रेस वगैरह ये सब मॉडिफिएबल इस फैक्टर में आ जाएगा। अब नॉन मॉडिफिएबल जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गया, एज, जेंडर, मेनोपॉज। एज को आप ठीक कर सकते हो क्या, आप किसी का सपोज 50 ईयर्स एज है, ठीक है, तो उसको उस टाइम एम आई, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि उसको हम उसका एज हम रिड्यूस कर दें और 30 या 25 ईयर कर दें, नहीं। जेंडर, मेल है फीमेल, अगर सपोज मेल को आ रहा है तो आप फीमेल कर सकते हो, नहीं, तो ये सब नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम फर्दर देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन क्रशिंग सबटर्नल पेन रेडिएटेड करेगा, ठीक है। और जो पेशेंट है हार्ट अटैक का, मतलब पेशेंट है जिसको, तो उसको बोलेगा वो कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, और चेस्ट पेन जो है वो रेडिएटेड कर रहा है। रेडिएटेड दैट मीन्स कि जॉ में जाएगा, कभी लगेगा जॉ में पेन हो रहा है, बैक में हो रहा है, लेफ्ट आर्म में हो रहा है, ऐसे रेडिएटेड करता रहेगा पेन। एंड अनरिलीव्ड बाय रेस्ट और O2 या फिर NTG, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे कि उस पेशेंट को हम रेस्ट दे, नाइट्रोग्लिसरीन दे, कुछ नहीं उस टाइम वर्क करेगा। जबकि एंजाइना जो होता है ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, इसे आप अगर रिलीफ रेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एमआई जो होता है ये ठीक नहीं होता है, बस ये इससे रिलीव्ड होता है। मॉर्फिन सल्फेट देंगे हम तभी होगा, इसका भी हम मैनेजमेंट बताएंगे तो उसमें अच्छे से इसका डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए एमआई पेन क्रशिंग पेन होता है, 30 मिनट तक रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा, जबकि एंजाइना का पेन स्क्वीजिंग पेन होता है और 15 to 20 मिनट तक रहता है।
एंड नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायफोरेसिस एक्सेसिव स्वेटिंग आएगा, डिस्निया डिसरेथमिया वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म वगैरह, ये सब सेकेंडरी फैक्टर है। अब हम फर्दर देखेंगे कि ईसीजी, अगर उस पेशेंट का ईसीजी कर रहे हैं तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखिए ये है नॉर्मल ईसीजी, ईसीजी चेंजेस इन एमआई, और ये एमआई का ईसीजी है। तो देखिए एसटी एलिवेटेड रहेगा, एसटी जो होता है वो एलिवेटेड रहेगा, जबकि नॉर्मल में एसटी एलिवेटेड नहीं था। एंड टी वेव इन्वर्जन रहेगा, क्यू वेव रिमेन चेंज परमानेंटली, और क्यू वेव जो होता है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। नॉर्मल देखिए आप, और यहाँ पे देखिए ये है एमआई के कंडीशन में इस ऐसा देखने को मिलता है। आफ्टर एमआई डज नॉट नॉर्मल क्यू वेव, क्यू वेव एक ऐसा वेव है जो कि एमआई आने के बाद चेंज, मतलब कि एमआई आने के बाद ये चेंज नहीं होता है, नॉर्मल में ये नहीं आ पाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। तो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन पहले करेंगे, पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब हम उसको पूछेंगे कि आपके पास्ट में, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को पहले हार्ट अटैक आया था, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, या फिर ओबेस वगैरह की, आप बहुत ज़्यादा ओबेस पहले थे या नहीं थे। ऑक्यूपेशन पूछेंगे कि आप जो काम कर रहे हो वो काम जो है वो आप बैठ करके सिर्फ कर रहे हो, या फिर कोई एक्टिविटीज़ वाला वर्क है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि का लोकेशन देखेंगे, पेन कहाँ पे हो रहा है, ड्यूरेशन देखेंगे कितना टाइम तक हो रहा है, और रेडिएटेड मतलब वो पेन जो होता है वो रेडिएटेड कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है। Troponin is a protein released when heart muscles has been damaged। जब हमारे हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाता है तो उस टाइम ट्रोपोनिन जो होता है वो रिलीज करता होता है, तो उसको हम चेक करेंगे। एंड ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ट्रोपोनिन आई का देख रहे हैं आपकी नॉर्मल लेवल इतना होता है 0.6 नैनोग्राम होता है, बट एमआई की कंडीशन में राइजेज होता है, मतलब बढ़ जाता है, पीक पे रहता है 14 to 18 आवर्स में, रिमेन एलिवेटेड 7 to 10 डेज। ट्रोपोनिन टी नॉर्मल लेवल होता है 0 to 0.9, राइजेज होता है 3 to 5 आवर्स में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे CPK, यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसका हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट इन्फ्लामेशन मसल्स और मसल्स डैमेज। जब हार्ट का मसल्स डैमेज होता है तो उस टाइम ये डिटेक्टेड होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। अब हम फर्दर देखेंगे इसका मैनेजमेंट, ठीक है, कि अगर किसी को एमआई आ गया हो तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अब इसको एक निमोनिक है मोना से याद रख सकते हो। तो मोना मतलब एम मॉर्फिन, ठीक है, हम मॉर्फिन देंगे उस पेशेंट को। ड्रग्स है O2, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप उससे O2 प्रोवाइड करो। एंड एनटीजी मतलब क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हम सबलिंगुअली पेशेंट को देते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। एंड एस्पिरिन ड्रग्स देंगे, ठीक है, और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देंगे जो कि थ्रोम्बोस को, ताकि वो रिमूव करे और ब्लड हमारे हार्ट तक अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में जा सके। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है एमआई का, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एडमिनिस्टर करेंगे हम O2, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा O2 प्रोवाइड करेंगे ताकि हार्ट के मसल्स को O2 प्रॉपर अमाउंट में मिल पाए। अब हम इसका देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट में होगा कि एंजियोप्लास्टी करेंगे, दैट मीन्स कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वगैरह करेंगे हम, क्योंकि ये क्या करता है कि टू कंप्लीट प्लेक अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी एंड डायलेटेड वेसल्स से ब्लड वेसल्स को डायलेटेड करेगा और अच्छे से ब्लड मिल पाएगा हमारे हार्ट को। और CABG करेंगे, ठीक है, CABG दैट मीन्स कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी होता है, मोस्ट कॉमन अनेबल आर्टरी फॉर CABG, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी यही होता है
CABG करेंगे उसका हम। देन उसको हम स्टेंट इम्प्लांट, स्टेंट इन जो प्लास्टिक करेंगे, मतलब हार्ट में जो स्टेंट लगाया जाता है वो लगाएंगे। तो ये सब इसका मैनेजमेंट था। तो आई होप कि आपको MI अच्छे से समझ में आया होगा। यू हैव एनी क्वायरीज देन आस्क मी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का डाउट हो रिलेटेड टू MI या फिर किसी भी डिजीज़ से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।